हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरे सीपी के जो पहले के दो वीडियोज़ हैं वो आपने देख लिए होंगे अगर मेरे चैनल पे आ रहे हो तो। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंट में सीटेट का पेपर हुआ है जनवरी 2024 में, उसका पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं अभी हम। और जिसमें 7 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, तो 7 क्वेश्चन के दो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और आज हम जो है तीसरा वीडियो लेके आ रहे हैं। ये पेपर 2 का है। ये जो आपका पेपर 2 जो होता है क्लास 6 to 8 के लिए बीएड का, उसके लिए है ये सीडीपी। वैसे सीडीपी तो कॉमन होती है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आती है और लेवल भी लगभग सेम ही रहता है, तो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ये पेपर 2 का वो है, एनालिसिस है। तो चलिए आइए देखते हैं हम। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो होती है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत, उसमें बच्चों को जो है बच्चों पे ही फोकस होता है। बच्चों को कंस्ट्रक्टिव बनाना है। जितना उनको इंगेज कर सकते हैं, जितनी एक्टिविटी करवा सकते हैं, उसी पे फोकस करना होता है। टीचर या बड़ों की कम से कम हेल्प लगे, उनके निगरानी में बच्चे करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम बच्चों का ही होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें जो भी ऑप्शन ऐसा होगा वही ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है लर्निंग अकर्स वेयर स्टूडेंट्स रिसीव करेक्ट आंसर एंड फीडबैक फ्रॉम टीचर्स। अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिल जाती है। शिक्षकों से सही उत्तर प्रतिपुष्टि मिल गई तो बच्चों का तो रोल ही ख़त्म, बच्चों ने कोई काम नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद है स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव इंगेजमेंट विद देयर इन्वायरमेंट। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये तो बात सही लग रही है। और ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा, लर्निंग इज प्राइमरीली अ पैसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिसीविंग एंड मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। याद रखिए, ऐसा कोई भी आंसर जिसमें कि पैसिव आए और रोट लर्निंग टाइप का मेमोरी करना ये सब आए, वो कभी भी सही आंसर नहीं होगा। सीटेट टाइप के पेपरों में, सीटेट टेट कोई भी ऐसा टीचिंग संबंधी जो भी पेपर होते हैं, उसमें अगर पैसिव कुछ आ जाए या रोट लर्निंग आए तो वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ये तो अपने आप ही कट गया। उसके बाद लास्ट है टीचर शुड प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ये भी नहीं है, तो हमें कौन सा लग रहा था? सेकेंड, दूसरा वाला सही है और यही सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सुजाता पार्टिसिपेट ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड इन विनिंग फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता क्या है? बाहरी रूप से प्रेरित है, महारत उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार पर शिक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से प्रेरित है? आंतरिक रूप से जब आपको अंदर से वो आए कि हमें करना है, मैं कर सकती हूँ, ये टाइप का है, तो बिल्कुल नहीं है। महारत उन्मुख भी नहीं है क्योंकि उसने नृत्य में कोई भी ऐसा कोई वो अचीव नहीं किया है मास्टरी। यहाँ वो कैश के लिए जो है, कैश प्राइज के लिए हो रही है, मतलब वो बाहरी कोई उसको एक मोटिव मिल रहा है। तो ये पहला ही ऑप्शन है, एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, बाहरी रूप से प्रेरित है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला। अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू इनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट मेक कनेक्शंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी एन appropriate pedagogy
पेडागोजिकल स्ट्रेटजी। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट एंड विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल MCQ दे दिया और वर्कशीट करने के लिए दिया, वो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें छात्रों का कोई वो नहीं है। विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, इसमें बच्चे जो है एक्टिव नहीं रहेंगे। लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रियानुबंध की विधि द्वारा सीखने को कहें। बच्चों को मतलब बोल के, उनको डांट के, जैसे भी मोटिवेट कर सकें, तो मतलब वो टीचर ही उसमें वो कर रहे हैं, ज़्यादा एक्टिव टीचर हैं। लेट द स्टूडेंट रिसर्च ऑन अ करंट इशू इन अ स्मॉल ग्रुप एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द क्लास। ये सही लग रहा है। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ठीक बात लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द स्टूडेंट मेमोराइज टर्म्स एंड डिफिनीशंस। छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। पहले ही बताया कि मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी हो वो गलत ही होगा, तो सही ऑप्शन है थर्ड वाला। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। अगला क्वेश्चन है 18 वाला, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, they offer insight about the progress of individual students, they focus mainly in the presentation of the final product, they offer tangible evidence of student learning। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। दूसरा, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौथा, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो ये जो अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट, जैसे कोई भी जो अगर कुछ आ गया तो वो उसका आंसर नहीं होगा, तो उसको क्रॉस कर देंगे, सी वाला क्रॉस। बाकी 3 सही लगना है, ABD, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला ABD। ठीक। 19वां क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेज एमंग लर्नर्स अ टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेज, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। कंसिडर डिफरेंसेज एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। एक्नॉलेज डिफरेंस इन एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डिफिसिट, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत लग रहा है। एक रिजिड, जैसे भी रिजिड या यूनिफॉर्म करिकुलम की बात आए वो पहले ही क्वेश्चन उसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो थर्ड वाला भी ऑप्शन गलत ही है। सेकेंड, कंसिडर डिफरेंसेज एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ये बात सही लग रही है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। और पहला क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ फिलिंग द ब्लैंक्स वाइल वर्किंग देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आ गया, लेव वाइगोत्स्की आ गए, तो मोर नॉलेजेबल अदर्स आपका ऑप्शन जाएगा। उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, पहला और चौथा, तो जस्ट आउटसाइड या विद इन, दूसरा वाले में क्या जाएगा?
ये देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख मतलब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास के क्षेत्र के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। अगर बच्चे के बाहर होगा तो कैसे जो वो अपना काम करेगा, बच्चे के अंदर होना चाहिए, विदिन, विकास क्षेत्र के अंदर हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार अन्य के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनको कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर हैं। जैसे अगर बच्चा 30 में से 30 नंबर पाने का वो रखता है और अपने से 20 पा रहा है तो कोई कोचिंग वगैरह करके वो 30 में से 30 पा सकता है। लेकिन बच्चे को डांस बिल्कुल नहीं आता है और वो कहीं से ऐसे भी वो सीख के वो कोई कंपटीशन नहीं जीत सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आता है तो वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के उससे हेल्प लेके वो उस पर महारत हासिल कर सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं आता है तो एकदम महारत हासिल नहीं कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th वाला, ठीक। आज का आखिरी सवाल, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर्स, होल्ड्स हेड इन ऑकवर्ड पोजिशन व्हेन रीडिंग, स्क्विंटिंग and rubbing the eye frequently, redness, swelling of eyes, confusing letters. These can be symptoms of potential. आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना। यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? भाषा की समझ की समस्या, आपकी आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानना, आँखों को बार बार रगड़ना, ये भाषा की समझ की समस्या नहीं हो सकता है। स्वलीनता विकार, ये भी नहीं हो सकता है। वो आँखों की लाली है, सूजन है, आँखों को बार बार रगड़ रहा है तो अपने आप ही ये दृष्टि संबंधी समस्याएं होंगी इसमें, विजुअल प्रॉब्लम्स। नंबर 4 सही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे और वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। और तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।